नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है 5 स्टार होटल का तमाचा। रात के 12 बज गए थे। सब बेटे बहू अपने अपने कमरे में सोने चले गए थे। जैसे ही जानकी जी के फ़ोन की घंटी बजी तो घर के सब लोग बिस्तर से उठकर जानकी जी के आसपास मंडराने लगे। सबके चेहरों पर चमक थी। वह जानती थी कि सभी कोई न कोई फरमाइश करने के लिए फ़ोन के पास आए हैं, क्योंकि हमेशा से ऐसा ही तो होता आया था। महेश जी जब से कनाडा गए थे तब से ही जब भी वह फ़ोन करते तो फरमाइश की एक लंबी लिस्ट उन्हें थमा दी जाती थी। सोचते हुए जानकी जी ने मुस्कुराकर अपने पति का कॉल रिसीव किया तो दूसरी ओर से महेश जी ने सबके हाल चाल पूछे और फिर बोले कि मैं इंडिया वापस आ रहा हूँ। महेश जी के इतना कहते ही सबको साफ सूंघ गया। कुछ देर पहले चमकने वाले सबके चेहरे एकदम से मुरझा से गए थे। क्यों माँ, पापा अच्छी भली नौकरी छोड़कर वापस क्यों आ रहे हैं? आपको तो पता है इंडिया के हालात, यहाँ पर तो मरते दम तक कमाई करनी पड़ती है। बड़े बेटे ने घबराते हुए कहा। तो बेटे की बात सुनकर दूसरी ओर महेश जी कुछ पल के लिए खामोश से हो गए। फिर हिम्मत करते हुए बोले कि बस अब मुझसे परदेश में और नहीं रहा जाता। कनाडा आए हुए मुझे पूरे 20 साल हो चुके हैं। अब मैं वापस अपने बच्चों के बीच आना चाहता हूँ। तुम लोग भी तो मुझे बहुत प्यार करते होगे, याद करते होगे। बस इसीलिए मैं चाहता हूँ कि अपनी बाकी की बची हुई ज़िंदगी अपने बच्चों के साथ व्यतीत करूँ। महेश जी ने प्यार भरे स्वर में कहा, लेकिन सबको जैसे सांप सूंघ गया हो। कुछ देर पहले जो बेटे बहू मधुमक्खी की तरह मंडरा रहे थे, वह सब धीरे धीरे तितर बितर होने लगे। बिना बात किए अपने कमरे में चले गए। जानकी जी ने एक गहरी सांस ली और महेश जी से उनका हाल चाल पूछने लगी। कुछ देर बाद महेश जी ने उन्हें अपने आने की तारीख बताकर फ़ोन रख दिया। जानकी जी फ़ोन हाथ में लिए खामोश बैठी रही। बेटों के बदलते चेहरे उनकी नज़रों से छुपे नहीं थे। उन्हें वह दिन याद आ रहा था। 20 साल पहले महेश जी नौकरी की तलाश में इधर उधर भटकते थे। 25 वर्ष की उम्र में 3 बच्चे, बूढ़े बीमार माता पिता का बोझ, यह सब कुछ उनकी दिन रात की परेशानी थी। इंडिया में उन्हें कोई ऐसा रोजगार नहीं मिला जिससे वह अपने परिवार को पाल सकते थे। थक हार कर उन्होंने कनाडा जाने का फैसला कर लिया। कनाडा में उन्हें अच्छी नौकरी भी मिल गई, लेकिन दोबारा पलटकर उन्हें कभी इंडिया आना नसीब न हुआ। बस वहीं से पैसे भेजते रहे। जानकी जी ने तन मन से यहाँ उनके माता पिता की सेवा की और अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया। बच्चे भी बड़े होकर अच्छी नौकरी में लग गए। जब उनकी शादी का समय आया तो भी महेश जी ने अपने बच्चों की खुशियों में शामिल न हो सके, बल्कि रुपए पैसे वहाँ से बच्चों के शादी के लिए भेज दिए ताकि उनके आने पर नौकरी का नुकसान न हो। जानकी जी ने तीनों बहुओं के लिए गहने जेवर बनवाए, सबकी धूमधाम से शादी की। धीरे धीरे समय बीतता गया। महेश जी जब भी इंडिया आने की कोशिश करते तो बेटे बहू पहले ही मना कर देते। लेकिन अब आखिरकार 50 साल की उम्र में उनका भी अपने पोते पोतियों के साथ खेलने का बहुत मन करता था। अपनी बची खुची जिंदगी अपने परिवार के साथ शांति से बिताना चाहते थे, इसीलिए वापस इंडिया आ गए। जिस समय उनकी फ्लाइट एयरपोर्ट पर उतरी तो उनकी आंखें चमक रही थी। सोच रहे थे कि जरूर पूरा परिवार उन्हें लेने के लिए भागते भागते आया होगा। सब के सब उनसे मिलने के लिए बेताब होंगे। सोचते हुए महेश जी अपना सामान लेकर एयरपोर्ट से बाहर निकले और इधर उधर अपनी नजरें दौड़ाने लगे, लेकिन सामने जानकी जी को अकेले देखकर हैरान रह गए। सिर्फ वही थी जो साड़ी का पल्लू सर पर लिए खड़ी थी। इन 20 वर्षों में दोनों ही जवानी से बुढ़ापे में आ चुके थे। कैसे हैं आप? जानकी जी ने पैर छूकर धीमे से कहा। तो महेश जी बोले, मैं ठीक हूँ, लेकिन बाकी लोग क्यों नहीं आए? शिवम और सुमित और विनीत,
सब तो मुझसे मिलने के लिए बेचैन होंगे। महर जी ने जोश भरे स्वर में कहा। तो जानकी जी खामोश हो गई। फिर धीरे से बोली, तीनों ही आज नौकरी से छुट्टी नहीं कर सकते थे। कोई ज़रूरी काम था, बच्चे स्कूल गए हुए हैं। और फिर मैंने कहा कि सबसे पहले आपको मैं ही देखूंगी, इसीलिए जानबूझकर मैं अकेले आई थी। कहते हुए जानकी जी ने टैक्सी रोका। तो महेश जी हैरान रह गए। तुम गाड़ी लेकर क्यों नहीं आई? घर में तीन तीन गाड़ियां तो हैं। उन्होंने हैरानी से कहा। तो जानकी जी बोली, तीन गाड़ियां तो हैं, लेकिन तीनों गाड़ियां बच्चों के पास होती हैं। और वैसे भी मुझे तो कहीं जाना भी नहीं होता, तो मैं अपने पास गाड़ी रखूं। घर पास ही में है, हम अभी पहुंच जाएंगे। महेश जी खामोश हो गए। घर पहुंचे तो उनके सोच के विपरीत घर में उनके स्वागत के लिए कोई खास तैयारी नहीं की गई थी। ना ही कोई उत्साह दिख रहा था और ना ही कोई रौनक थी। सब अपने अपने काम पर गए हुए थे। घर में इतनी खामोशी क्यों है? महेश जी ने कहा। तो जानकी जी बात छुपाते हुए बोली, घर में कोई नहीं है, आप खाना खाकर आराम करें। रात तक सभी अपने अपने काम से वापस आ जाएंगे, तभी आपकी उनसे मुलाकात होगी। जानकी जी की बात सुनकर महेश जी हैरान से हो गए। लड़के ना सही, उनकी पत्नियां तो घर में ही थी, मगर कोई भी उनसे आकर नहीं मिला। लेकिन उन्होंने अपने दिमाग पर ज़्यादा जोर न डाला और कमरे में जाकर आराम करने लगे। जब उनकी आँख खुली तो घर में बच्चों का शोर मचा हुआ था। यह देख वो बहुत खुश हो गए और जल्दी से कपड़े बदलकर बाहर आकर देखा तो सच में घर में खूब रौनक लग रही थी। तीनों बेटे काम-काज से वापस आ चुके थे। छोटे बच्चे आंगन में खेल रहे थे। महेश जी मुस्कुराते हुए आगे बढ़े और सोचने लगे कि सारे बच्चे उन्हें देखते ही एकदम से उनसे लिपट जाएंगे। लेकिन तभी बड़े बेटे शिवम की आवाज़ आई, अरे पिताजी, आप वापस भी आ गए। कितना मना किया था आपको आने से, लेकिन आप भी अपनी ही करते हैं। कुर्सी पर बैठे बैठे शिवम आम अंदाज में कह रहा था। न कोई बेटे ने उनका हालचाल लिया, न ही उनके गले लगे। किसी के अंदाज में वह उत्साह नहीं था जो महेश जी को चाहिए था। वह खामोशी से खाने की टेबल की ओर बढ़े, लेकिन जैसे ही कुर्सी पर बैठने लगे तभी बड़ी बहू नेहा ने तेज आवाज में कहा, यहाँ मत बैठिए पिताजी। यहाँ पर शिवम, जो कि घर के बड़े बेटे हैं, यहाँ बैठते हैं और शिवम के साथ मैं बैठती हूँ। बहू के मुंह से ऐसी बातें सुनकर महेश जी को शर्मिंदगी सी होने लगी। वह खामोशी से कुर्सी से हट गए तो शिवम जाकर वहां आराम से बैठ गया। धीरे धीरे सब अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठ गए। महेश जी के लिए कोई कुर्सी खाली न बची। जानकी जी खामोशी से यह सब देख रही थी। वह अपनी जगह से उठ गई और बोली, आप यहाँ बैठ जाइए, मैं दूसरी कुर्सी ले आती हूँ अंदर कमरे से। महेश जी उत्सुकता से बोले, वाह, खाने की टेबल पर इतनी अच्छे अच्छे वैरायटी और घर के खाने की खुशबू देखकर तो आज मज़ा ही आ गया। पर बड़ा बेटा शिवम रोटी का प्लेट छोटे बेटे को पास करता और छोटा बेटा अपनी पत्नी को देता। पत्नी अपने बच्चों को खाने की थाली में परोसती। महेश जी कहते, मुझे भी एक रोटी दे दो, पर कोई न सुनता। बहू के हाथ का पहली बार खाना खाऊंगा, देखो तो कितना स्वादिष्ट बनाया है मेरी बहुओं ने। पर कोई उनकी बातों को सुनता नहीं, सुनकर भी अनसुना कर देता। सभी अपनी अपनी ही बातों में मशगूल थे, अपनी पत्नियों से दिन भर का रूटीन शेयर कर रहे थे। महेश जी की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा था। जानकी जी भी अपने बेटे का ऐसा व्यवहार देखकर बड़ी आश्चर्यचकित थी। यह सब देखकर महेश जी की आंखों से आंसू छलक पड़े और वह वहां से उठकर अपने कमरे में चले गए। आप कमरे में बैठ जाइए, मैं आपको वहीं खाना दे देती हूँ। बड़े बेटे बहू का रवैया देखकर महेश जी हक्के बक्के रह गए। ऐसे स्वागत की तो उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने हैरानी से अपने बच्चों की ओर देखा। तभी महेश जी ने ध्यान दिया कि जानकी जी के भी टेबल से उठ जाने पर किसी को
कोई फर्क नहीं पड़ा। उनका दिल सूखे पत्ते की तरह मुरझा सा गया। कमरे में जाते ही उन्होंने जानकी जी से कहा, क्या बच्चे मेरे आने से खुश नहीं हैं? उन्हें बहुत दुख हुआ है क्या? तो जानकी जी चुप सी हो गई। फिर उन्हें शांत कराते हुए बोली, दरअसल बच्चे चाहते थे कि आप अभी कुछ समय और कनाडा में गुजार ले। सुमित कारोबार करना चाहता था, उसके लिए उसे रुपए चाहिए थे। शिवम के तो सपने बहुत बड़े हैं, वह एक नया होटल खोलना चाहता है, उसके लिए उसे भी पैसे चाहिए थे। इसीलिए आपके जल्दी वापस आने से वह थोड़े मायूस हो गए हैं। जानकी जी बात को जितना हल्का बनाकर उनके सामने रख सकती थी उन्होंने किया, मगर महेश जी का दिल संतुष्ट नहीं हो रहा था। उन्होंने कहा, जानकी, मैंने जिंदगी भर पैसे ही तो कमाए हैं, अब मेरा भी दिल करता है कि मैं अपनी बाकी की जिंदगी तुम सबके साथ गुजारूं। जानकी जी भी खामोश बैठी रहीं। कुछ देर बाद जब महेश जी का दिल थोड़ा हल्का हुआ तो जानकी जी ने कहा, मैं आपके लिए खाना लाती हूँ, आपने सुबह भी कुछ नहीं खाया था। वह कमरे से बाहर आई तो डाइनिंग टेबल खाली पड़ी थी। सब लोग खाना खा कर उड़ चुके थे, सिर्फ बड़ी बहू बर्तन समेट रही थी। उसे देख जानकी जी ने कहा, बेटा, अपने पिताजी के लिए खाना तो निकाल दो। तो बड़ी बहू एकदम से तुनकते हुए बोली, अरे, खाना तो बचा ही नहीं, सारी रोटियां भी खत्म हो गई है और सब्जी भी, चावल सब बच्चों ने ही खत्म कर डाले थे। इसीलिए माँ जी, आप ऐसा करें, पिताजी के लिए खाना बाहर से मंगवा ले। मेरे पास कोई फालतू समय नहीं है कि मैं सबके लिए खाना बार बार बनाती रहूं। यह कहकर अपने कमरे में चली गई। जानकी जी सोचने लगी, अगर वह यह बात अंदर जाकर महेश जी को बताएंगी तो वह और भी ज़्यादा टूट जाएंगे। उन्होंने सोचा, बड़े बेटे से कह देती हूँ, वह बाहर से खाना मंगवा देगा। सोचते हुए जानकी जी धीरे धीरे चलती हुई बड़े बेटे शिवम के कमरे के पास आई और जैसे उन्होंने दरवाज़ा खोलने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो अंदर से शिवम की आवाज़ आ रही थी, यार, अब मैं क्या कर सकता हूँ? अगर पिताजी वापस आ गए हैं तो मजबूरी है, बर्दाश्त कर लो। मैं तो खुद उनकी हरकत से तंग हूँ। इतने साल उनके बगैर ही ज़िंदगी गुजारी है। मुझे तो वह फैमिली के अंदर बैठे हुए बिल्कुल एक अजनबी इंसान लग रहे हैं। बताया भी था उन्हें कि मुझे एक खुद का होटल खरीदना है, लेकिन मजाल है कि उनके कान पर जू तक रेंगी हो। वो अपनी अय्यासियाँ करके खुद वापस आ गए। बच्चों का तो कभी सोचा ही नहीं। बेटी की बात सुनकर जानकी जी हैरान रह गई। यहाँ तो सभी उनके और महेश जी के खिलाफ हो गए थे। वह अब क्या कर सकती थी? खामोशी से चुपचाप अपने कमरे में चली आईं। महेश जी जो खाने के इंतजार में बैठे थे, जानकी जी को खाली हाथ आते देखकर अंदर तक टूट गए। मैं आपके पास आकर बैठ गई थी तो खाना खत्म हो गया। आप ऐसा करो, इस एरिया में बहुत से होटल है, वहाँ से अपने और मेरे लिए खाना ले आओ। जानकी जी ने शर्मिंदा होते हुए कहा तो महेश जी के दिल पर जैसे बोझ सा पड़ गया। वो खामोशी से उठे और पैसे लेकर घर से निकल पड़े। गलियों का तो उन्हें कुछ पता ही नहीं था, लेकिन एक गलियां मुड़ने के बाद उन्हें दो होटल मिल गया। वहाँ से खाने के नाम पर उन्हें तेल में तैरती हुई सब्जियाँ और मोटी मोटी रोटियाँ मिली, जो वह घर लाई। और रोटी ना तो महेश जी से खाई गई और ना ही जानकी जी से। दोनों भूखे ही सो गए। इसी तरह दिन गुजरने लगे। घर में किसी को महेश जी के वापस आने पर कोई खुशी नहीं हुई थी। इस बात का महेश जी को भी अच्छी तरह एहसास हो रहा था। सभी उनसे ऊपरी दिल से बात करते। उनका दिल चाहता कि वह उनसे पूछे कि 20 साल जो उन्होंने इतनी मेहनत करके उन्हें पैसे भेजे थे, रुपए भेजे थे, आखिर उसका एहसान क्यों नहीं मानते। जानकी जी की हैसियत भी घर में बहुत साधारण सी थी। दिल चाहता तो उन्हें खाना दे दिया जाता, वरना वह दोनों भूखे ही रहते। एक दिन दोनों पति पत्नी बैठे बैठे टीवी पर न्यूज़ देख रहे थे। शिवम भी उनसे कुछ दूरी पर बैठा लैपटॉप पर अपना काम कर रहा था। तभी सुमित अंदर आया और बोला, अरे भाई, आपने सामने वाले की होटल देखी?
क्या कितना शानदार बन रहा है, पूरा मार्बल लगवाया है। हाँ छोटे, मेरा भी बहुत दिल था कि हमारा भी होटल ऐसा ही शानदार हो, लेकिन न जाने हमारे पिताजी को क्या सूझी कि मुंह उठाकर इंडिया वापस आ गए। यह नहीं कि कुछ साल और वहाँ रुककर कुछ पैसे भेज देते तो हम अपने लिए एक होटल नया बना लेते। शिवम ने अपने पिताजी की ओर देखते हुए कठोरता से मुंह बनाकर कहा। तो महेश जी धीरे से बोले, बेटा, मैंने इतने साल तो वहाँ पर काम किया, अब मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतना दम नहीं था कि मैं कनाडा में और काम करता। और वैसे भी तुम सब अपनी नौकरियों वाले हो, अच्छे खासे पैसे कमा रहे हो, फिर मेरे काम करने की क्या ज़रूरत है। महेश जी का इतना कहना हुआ कि उनके बड़े बेटे शिवम ने खींचते हुए कहा, अब आप हमारी कमाई पर तो नज़र मत रखिएगा। इंडिया में मिलता ही क्या है, आपको अच्छी तरह पता था। मैं इतने समय से नया बिजनेस करने की सोच रहा था, अब वह भी नहीं हो पाएगा। हम तीनों को अपने बच्चों के साथ इस खंडहर जैसे घर में सारी उम्र रहना पड़ेगा। लेकिन आप तो खुश हो जाएं, क्योंकि अब आप यहाँ पर अय्याशी के साथ चरपाई तोड़ते रहेंगे और टीवी देखकर, एसी चलाकर बिजली का बिल बढ़ाते रहेंगे। गुस्से में कहते हुए शिवम अपने कमरे में चला गया। सुमित भी बुरा सा मुंह बनाता हुआ अंदर चला गया। उन्हें अंदाजा नहीं था कि बच्चे उनसे इतनी नफरत करने लगे हैं, इतनी घृणा करते हैं। उनकी आंखों में आंसू बहने लगे। कांपते हाथों से उन्होंने तुरंत अपनी जेब से फ़ोन निकाला और अपने उस अंग्रेज बॉस के पास फ़ोन मिलाया, जिसके पास वह पिछले 20 सालों तक काम करते आए थे। उन्हें याद था कि उस अंग्रेज ने इंडिया आने से कितना मना किया था। उसने दबे शब्दों में कहा भी था कि जब बच्चों को बाप की कमाई से प्यार हो जाए तो उन्हें बाप किसी काम का नहीं लगता। मगर उस वक्त महेश जी ने उसकी एक न सुनी। लेकिन आज अपने बच्चों का रूखा व्यवहार देखकर वह खुद ही शर्मिंदा हो गए और आंसुओं से उनकी आंखें भीग गई। उन्होंने अपने बॉस से रिक्वेस्ट किया कि वह दोबारा कनाडा जाकर उसके पास काम करना चाहते हैं। यह सुनते ही अंग्रेज जोर से हंसते हुए बोला, क्यों, क्या हुआ, व्हाट हैपेंड? क्या बच्चों ने 2 टाइम की रोटी देने से मना कर दिया है? महेश जी खामोश से हो गए। वह अच्छा आदमी था और महेश जी से उसकी 20 सालों से गहरी दोस्ती भी थी। इसीलिए उन्हें अपने पास नौकरी पर रखने को तैयार हो गया। तो महेश जी तुरंत फ्लाइट बुक करवा चुके थे। शाम को वह दोबारा कनाडा चले जाएंगे, उन्होंने कहा। तो जानकी जी सर झुकाकर रह गई। कितने समय बाद तो वो वापस आए थे और अब दोबारा भी जा रही हैं। वह आंखों के आंसू पी कर रह गईं। शाम हुई तो सारे लोग घर में जमा थे। तभी महेश जी अंदर से अपना सूटकेस लेकर बाहर निकले तो सभी ने चौंक कर उनकी तरफ देखा। चलता हूँ बच्चों, मैं दोबारा कनाडा जा रहा हूँ। मुझे आभास हो गया है कि इस घर में मेरी कोई जगह नहीं है। महेश जी ने गंभीरता से कहा। तो अचानक सारे बैठे हुए लोगों में जैसे खुशी की एक लहर सी दौड़ गई। शिवम जो सुबह उनसे बदतमीजी करके गया था, वह एकदम से उठा और महेश जी के गली से लगते हुए बोला, विश्वास नहीं हो रहा है पिताजी, यह तो बहुत खुशखबरी दी है। आपने पहले बताया ही नहीं कि आप जाने वाले हैं, वरना हम आपके लिए शानदार पार्टी रखते। सभी बेटे उनके आसपास जमा होकर प्यार भरी बातें बोलने लगे। तो महेश जी बस मुस्कुरा कर रह गए। इस प्यार की सच्चाई क्या है, यह तो वह भी देख ही चुके थे। मुस्कुराते हुए वह घर से बाहर निकल गए। जानकी जी भी हैरान थी कि बच्चों ने गिरगिट को भी फेल कर दिया है। आज सारे बच्चे बहुत ही खुश थे। शिवम फिर से अपने बिजनेस की बातें करने लगा। विनीत भी बोल रहा था कि जैसे पिताजी ने पैसे भेजे, वह सामने वाले होटल खरीद लेंगे और सारे के सारे वहीं शिफ्ट हो जाएंगे। जानकी जी खामोशी से अंदर अपने कमरे में चली गई। अब घर में दोबारा से इंतजार किया जा रहा था कि कब महेश जी कनाडा से रुपए भेजे
लेकिन अब महर जी ने घर में फ़ोन करना बंद कर दिया था। वह फ़ोन अगर करते भी तो रात को सबके सो जाने के बाद करते, ताकि जानकी जी के अलावा उनसे कोई भी बात न कर सके। बच्चे पूछते, माँ, पिताजी को वहाँ जाते ही नौकरी तो मिल गई है ना? कहीं ऐसा ना हो कि वह कुछ दिन बाद दोबारा वापस आ जाए। हमने तो सामने वाले से बात भी कर ली कि होटल हम खरीदने वाले हैं। मालिक भी तैयार है, 2 से 3 करोड़ मांग रहा है। बेटों की बात सुनकर जानकी जी चुप रह जाती हैं, कुछ नहीं बोलती। ऐसे ही साल भर गुजर गए, लेकिन महर जी ने बाहर से कोई पैसा नहीं भेजा। अब उनके तीनों बेटे झुंझलाए हुए थे। यार सुमित, पिताजी को फ़ोन करके पता तो करो, आखिर वह गए कहाँ हैं? मैंने तो बिजनेस भी शुरू कर दिया है, अब मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। गुस्सा करते हुए शिवम ने कहा। जानकी जी सब खामोशी से सुन रही थी। 1 साल खामोशी से गुजर गया। सामने वाला होटल बनकर पूरी तरह तैयार हो चुका था। शिवम बेबसी भरी नज़रों से उस होटल को देखता रहता। तीनों भाइयों की एक इच्छा थी कि वह यह होटल खरीद ले। होटल पर लगा हुआ फॉर सेल का बोर्ड उन्हें चिढ़ाता रहता था। एक दिन शिवम उठा तो हैरान रह गया, क्योंकि होटल का रिबन कटा हुआ था और गेट के ऊपर लगा हुआ फॉर सेल का बोर्ड भी हट चुका था। लग रहा है कि वह होटल बिक चुका है। शिवम के मुंह से उदासी भरी आवाज निकली तो बाकी के बेटे बहू और बच्चे आस-पास जमा हो गए और हसरत भरी नज़रों से उस होटल को देखने लगे, जहां कोई नया-नया शिफ्ट हुआ था, क्योंकि बिल्कुल नया फर्नीचर ट्रक से उतार कर नौकर घर के अंदर रख रहे थे। लगता है कोई बहुत बड़ा अमीर सेठ है जिसने यह होटल खरीदा है। सामान भी तो देखो कितना आलीशान है। शिवम की पत्नी लालच भरी नज़रों से देखते हुए बोली। कुछ देर तक देखते रहने के बाद भी उन्हें अंदाजा नहीं हुआ कि वह होटल किसने खरीदा है। खामोशी से सब लोग घर के अंदर आ गए। शाम को शिवम की पत्नी नेहा खाने की तैयारी कर रही थी। तभी अचानक उनकी पड़ोस में रहने वाली मिश्रा काकी आ गई। तो नेहा ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, क्या बात है काकी जी, आज क्या चाहिए आपको? तो मिश्रा काकी हंसने लगी। अरे नहीं भाई, मुझे अब तुम्हारे पास आने की क्या ज़रूरत है। मैं तो जानकी से मिलने आई थी। जानकी सामने वाले होटल में शिफ्ट हो गई है, तो मैं तो सिर्फ यह पूछने आई थी कि तुम लोग उनके साथ क्यों नहीं गए। मिश्रा काकी की बात सुनकर नेहा एकदम से चौंक उठी और बोली, क्या कहा आपने? माँ जी कहाँ गई हैं? कौन से सामने वाले होटल में शिफ्ट हो गई हैं? वह यही बोलते बोलते नेहा अचानक बीच में ही रुक गई। तभी उसे ख्याल आया कि सुबह से जानकी जी घर में कहीं दिखाई भी नहीं दी। उनका अस्तित्व इस तरह फालतू था कि किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ा कि वह सुबह से कमरे से बाहर निकली भी हैं या नहीं। अरे लो, तुम उनकी बहू हो, तुम्हें पता ही नहीं? सुबह ही तो जानकी जी ने यह सामने वाला होटल खरीद कर अपने नाम किया है और इतना अच्छा फर्नीचर मंगवा कर अंदर सेट करवाया है। बिल्कुल 5 स्टार होटलों जैसा लग रहा है, जैसे टीवी पर दिखाई देता है। आज उन्होंने पूरे मोहल्ले को दावत पर बुलाया है। भाई महेश जी के दोबारा कनाडा जाने से तो ठीक ठाक दौलत आ गई है, इसीलिए तो उन्होंने इतना बड़ा होटल खरीद लिया है। मिश्रा काकी खुशी से चहकते हुए कह रही थी और नेहा के ऊपर तो जैसे कोई आसमान ही टूट पड़ा हो। तीनों बेटे ने भागकर माँ के कमरे में देखा तो वहाँ जानकी जी नहीं थी। उनका अलमारी भी खाली था। लो, तुम में से तो किसी को खबर भी नहीं है। भगवान ऐसी औलाद किसी को न दे। काकी मुंह बनाते हुए घर से बाहर निकल गई। सब ने लपक कर दरवाजा खोलकर बाहर झांक कर देखा तो सच में सामने वाले होटल के अंदर शेफ खाना बना रहे थे। माँ ने यह होटल कब खरीदी यह सोचकर ही तीनों भाई हैरान हो रहे थे।
उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। जल्दी तैयार हो जाओ, जब सारा मोहल्ला होटल के उद्घाटन में जा रहा है तो आखिर वह हमारी माँ का होटल है, तो अब हम भी वहीं उनके साथ रहेंगे। शायद माँ ने हमें सरप्राइज देने के लिए यह सब कुछ किया है। अचानक से शिवम ने खुशी भरे अंदाज में कहा, तो सबके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। सब फटाफट अपने अपने कमरों में तैयार होने चले गए। बाहर निकले तो होटल किसी दुल्हन की तरह सज चुकी थी। चलो चलो उस होटल में खाने, शिवम ने खुशी से कहा और सब लोग उस होटल की ओर चल दिए। अंदर जाकर देखा तो जानकी जी महंगी सिल्क की साड़ी पहने बड़े से सोफे पर शान से बैठी हुई थी और सोने का हार भी पहना हुआ था। शिवम तो पूरे होटल का चक्कर लगाने लगा। सब कमरे एक से एक हैं। सभी कमरों में विदेशी कॉफ़ी मेकर भी लगा है। एसी भी है। इस होटल में पूरे 300 कमरे हैं, जिसमें से 2 कमरे उसकी माँ ने अपने लिए सुरक्षित रखा है। अब हम भी यहाँ शिफ्ट हो सकेंगे, क्योंकि इतने बड़े होटल में इतने कमरे हैं। अब तो हमारी ज़िंदगी आसान हो गई। उसने देखा मोहल्ले के सब लोग अपनी मन मर्जी से खाना ऑर्डर कर रहे थे। हम लोग आम लोगों की तरह खाना क्यों खाएंगे? सीधा माँ के पास चलो, वह तो हमें स्पेशल ट्रीट देंगी। बड़े से शाही सोफे पर बैठकर खाना खाएंगे, शिवम ने गर्व से कहा और सब लोगों के बीच में से रास्ता बनाते हुए सीधे जानकी जी के सामने जाकर खड़े हो गए। माँ, आपने हमें इतना बड़ा सरप्राइज दिया कि खुशी के मारे हमें यकीन ही नहीं हो रहा है। यह होटल खरीदने की तो हमारी वर्षों पुरानी इच्छा थी। आपने तो हमारी यह इच्छा भी पूरी कर दी। देखना माँ, इस होटल को हम इतना आगे ले जाएंगे कि सब देखते रह जाएंगे, तीनों भाइयों ने एक साथ कहा। तो जानकी जी धीरे से मुस्कुराई और बोली, तुम लोगों को कोई गलत फहमी हुई है। यह होटल मैंने नहीं खरीदी, बल्कि इसके असली मालिक तो वह हैं। जानकी जी ने एक और इशारा किया। तीनों बेटों ने चौंक कर देखा तो सामने ही महंगे कपड़ों में महेश जी चले आ रहे थे। सफ़ेद सूट पहने बहुत रौबदार लग रहे थे। उनके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट थी। मोहल्ले के सारे लोग उनसे बड़े सम्मान के साथ मिल रहे थे। पिताजी, अरे यह कब वापस आ गए और उन्होंने यह होटल कैसे खरीदा? शिवम के मुंह से निकला। तब तक महेश जी भी धीरे धीरे चलते हुए उनके पास आ गए। तो तीनों भाइयों ने उनके गले लगते हुए कहा, धन्यवाद पिताजी, आपने कनाडा वापस जाकर दोबारा हमारे लिए इतने पैसे कमाए ताकि आप हमारे लिए यह होटल खरीद सके। मुझे पता था कि आप यह सब जरूर करेंगे, सुमित ने कहा। तो महेश जी मुस्कुराते हुए बोले, नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं। यह होटल तो मैंने अपनी और जानकी के लिए खरीदा है। जिस तरह तुम्हारे खंडहर जैसे घर में मेरी और जानकी के लिए कोई जगह नहीं थी, हमारे लिए खाना भी नहीं बचता था, बिल्कुल इसी तरह मैंने इस होटल में तुम लोगों के लिए कोई कमरा नहीं रखा है खाली। और बहू, इस शाही सोफे से उठो, यहाँ पर सिर्फ घर के लोग बैठेंगे। जानकी बैठेगी और उनकी सहेलियाँ। तुम यहाँ से हट जाओ, जाकर मोहल्ले के बाकी लोग जहाँ बैठे हैं खाना खा रहे हैं, तुम भी उन लोगों के साथ साधारण कुर्सी पर बैठकर खाना खाकर वापस अपने पुराने घर में चलते बनो। और हाँ, एसी और टीवी खोलकर तुम लोग देख सकती हो। बिल की चिंता मत करो, वह सब मैं पेमेंट कर दूंगा। इससे ज़्यादा रुकने की यहाँ पर तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। यह सुनते ही तीनों भाइयों पर तो जैसे बिजली ही गिर पड़ा हो। वह कुछ बोलते उससे पहले ही लोगों ने उन्हें धक्का देते हुए एक तरफ कर दिया। सब लोग खाना खाकर विदा हो गए, लेकिन वह तीनों भाई अपनी बीवी और बच्चों के साथ अभी भी एक तरफ कोने में खड़े थे। तभी नौकरों ने आकर कहा, अगर आप लोगों को खाना खा लिया है तो जाइए, मालकिन और साहब के सोने का समय हो गया है। होटल को बंद करना है, और अगर होटल का खाना पसंद आया हो तो अपने दोस्त रिश्तेदारों को ज़रूर बताना। कल से हम लोग खाने का बिल भी लेंगे। नौकरों की बात सुनकर, वेटरों की बात सब सुनकर तीनों भाई अपना सामू लेकर घर वापस आ गए। अब तीनों लड़के सिवाय पछताने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे,
क्योंकि उन्होंने खुद अपने हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी थी। इसीलिए अब अपनी उस मामूली सी नौकरी से अपना घर का खर्च चलाते हुए तीनों भाई उसी पुराने मकान में रहने लगे। धीरे धीरे करके घर के खर्चे बढ़े तो घर चलाना भी बहुत मुश्किल हो गया। शिवम को उसके नए कारोबार में बहुत घाटा हुआ। कर्जदारों की घर में लाइन लग गई। जो लोन लिए थे उसको चुकाने के लिए उसने अपनी गाड़ियां भी बेच दी और आने जाने के लिए उन्हें रिक्शा टैक्सी लेनी पड़ती। जबकि सामने महेश जी और जानकी देवी ने एक शानदार गाड़ी खरीद ली थी। यह क्या यार, आज फिर तूने दाल बनाया है पानी जैसा। पिछले 2 दिन से दाल ही तो खिला रही हो, शिवम ने मुंह बनाते हुए कहा। तो नेहा बोली, आपकी सैलरी खत्म हुए तो 15 दिन गुजर चुके हैं। यह तो सुमित भाई ने थोड़े से पैसे दिए थे जिससे घर चल रहा है। ऐसे में अब रोज दाल ही खानी पड़ेगी। तीनों भाई परेशान सूरत लिए बैठे थे। उनके ठीक सामने जानकी जी और महेश जी ठाट बाट से रहने लगे। महेश जी ने अपने पोते पोतियों से मिलने की ख्वाहिश न छोड़ी, लेकिन उन्हें अपने घर में रहने की अनुमति न देते थे। अब तीनों लड़के सिवाय पछताने के और कुछ नहीं कर सकते थे। अपनी मामूली नौकरियों से अपने घरों को चलाते हुए तीनों बेटे उसी पुराने मकान में रहते थे। आते जाते समय इस शानदार होटल के सामने गुजरते महेश जी के तीनों बेटे अफसोस करते, लेकिन अब क्या ही कर सकते थे जब चिड़िया चुग गई खेत। दोस्तों, जिस पिता ने जवानी में अपनी बच्चों के सुख सुविधाओं के वास्ते या बच्चों की परवरिश के वास्ते अपना सुख दुख तो कभी देखा ही नहीं, बच्चों को अच्छे से अच्छी तालीम दिलवाने में ही लगे रहे, परिवार से दूर रहे, और जब बुढ़ापे में उन्हें अपनेपन और प्यार की ज़रूरत थी तो बेटा बस उन्हें कमाई का साधन समझने लगे। फिर मजबूरी में बुढ़ापे में ऐसा कठोर कदम महेश जी को उठाना पड़ा कि अब महेश जी अपने कमाए हुए पैसे को ज़रूरतमंद और गरीब लोगों को दान करते हैं। पर बेटों के तो अक्ल ठिकाने ही लगा दिए। दोस्तों, आपको कैसा लगा? महेश जी ने सही कदम उठाया या गलत? अपने विचार कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग ARK वॉइस 517।